गुड इवनिंग। तो चलिए, क्लास का जो नेचर है उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा लिबर्टी लेने का स्कोप नहीं दिख रहा। आपसी बातचीत का हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन का मकसद है, और चूंकि आप यहाँ आए हैं इसका मतलब ये है कि आप टाइम बचाना चाहते हैं, ठीक है, और उस टाइम में आपको जल्दी से रिवाइज करा दिया जाए। नहीं, आपको तो मैटर मिल गया होगा, जो कुछ भी मिलना है मिल चुका है, कुछ कुछ है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मिलना है वो मिल चुका होगा आपको। तो वो भी एक तरह से आपका रिवीजन ही है। मुझे बस उसमें थोड़ा सा ग्रेवी डालना है। ग्रेवी डालने का मतलब समझ गए ना? हाँ, थोड़ा सा ग्रेवी डालना है। और अगर मैं, जहाँ तक मैंने देखा है उसे, बड़ा रिच कलेक्शन है वो। कहने को तो रिवीजन है सिलेक्टेड टॉपिक्स का, लेकिन वो कुछ छोड़ा है नहीं उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई जगह कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं कि नाम तो बड़ा ट्रैपिंग है, जैसे है महाजनपद आज, एक बड़ा सा, ठीक है, मेरे ख्याल से वो तीसरा टॉपिक है या कुछ है। लेकिन महाजनपद आज के बहाने मगध से शुरू करके और वो पहुंच जाते हैं कहाँ, मौर्य तक पहुंच जाते हैं। मौर्य भी उसी में शामिल है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि गुप्त है, हर्ष है। मैं ना लिख देता हूँ कि क्या क्या हमें करना है, किस तरह से, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कर नहीं दिख रहा मुझे, अच्छा हाँ। तो जैसे इसको ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जो भी हमें करना है। एक को हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास, और इसी के कुछ पक्षों को कहा गया है संस्कृति, ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर। दोनों को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि इतिहास में संस्कृतियों का ही अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमें समझना यह है कि यहाँ जो टॉपिक्स आपके लिए निकाले गए हैं, ठीक है, उसमें है एक तो कुछ भौगोलिक विशिष्टताएं भारतीय उपमहाद्वीप की, उससे जुड़े। इस बार का मेन एग्जामिनेशन में पहला ही क्वेश्चन शायद था उन विशिष्टताओं से, उसका असर है कि शायद इससे जोड़ दिया गया है कि इतिहास किस तरह से भूगोल से प्रभावित होता है। फिर उसके बाद से इसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें कुछ नदियों की बात कही गई है, कुछ मतलब क्षेत्रों की बात कही गई है, उन क्षेत्रों में उभरने वाले कुछ, ये एक दो पेज का होगा, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद से हमें बात करनी है प्रागैतिहासिक, ऐसे लिखते हैं ना, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। फिर उसके बाद से हमें ताम्रपाषाण काल की बात करते समय सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करनी है। तो उसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको हम प्रागैतिहासिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करनी है। फिर उसके बाद से वैदिक सभ्यता की बात करनी है। यहाँ तक कल्चर को और बाकी डायमेंशन को अलग नहीं किया है आपके नोट्स में, आपके मटेरियल में, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है महाजनपद। और यही मैं कह रहा था कि ये कहने को तो महाजनपद है, लेकिन इसका स्कोप बड़ा ही व्यापक है, ठीक है। इसमें राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो कि उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी, वहाँ से लेकर हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर युग की बात कही गई है। मौर्योत्तर
युग, यानी कि जो आक्रमणकारी आते हैं, शक, कुषाण, इनका नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब उसी में कवर है, इस फोल्डर में आपको मिल जाएगा, महाजनपद। उसके बाद से गुप्त एवं हर्ष, ऐसा कुछ कहा गया है, गुप्त एवं हर्ष, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये कहने को गुप्त एवं हर्ष है, लेकिन उसके समकालीन जो भी शक्तियां थी उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। फिर कुछ मतलब छोड़ा तो कुछ नहीं गया है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। फिर इसके बाद से जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरती हैं हर्षवर्धन के पतन के बाद उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियाँ जो विभिन्न इलाकों में खासतौर से 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो उभरती हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। तो क्षेत्रीय शक्तियाँ। फिर उसके बाद इसमें दिल्ली सल्तनत को शामिल कर लिया गया है, और फिर इसमें मुगल को शामिल कर लिया गया है। उसके बाद तो फिर आधुनिक भारत का क्षेत्र शुरू हो जाता है 18वीं शताब्दी से। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इतिहास भाग के अंदर मिलेंगे। हम लोग पहले इसको कवर करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, संस्कृति की तरफ। इस बात को समझते हुए कि इतिहास और संस्कृति को बांटा नहीं जा सकता, ठीक है, इस पृष्ठभूमि पर ठीक ही किसी भी कल्चर के उन तत्वों का विकास होता है जिन्हें हम अधिक विकसित मान सकते हैं या अधिक विकसित अवस्था के जो परिचायक होते हैं, ठीक है। तो अगर उसको देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्कीम जो बनाया गया है आपके लिए, आपने देखा होगा कि इसमें जो शुरुआत होती है, आपके पास मटेरियल है कि इससे शुरुआत हो रही है? आप भी कुछ देखते रहिए साथ में, मेरा तो काम ही है देखना दिखाना। आप बताइए शुरुआत किससे हो रही है? कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैं थीम आपको बता रहा हूं। इसमें थीम है एक तो स्थापत्य एवं मूर्तिकला, आमतौर पे इनको एक साथ ही रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक थीम आपको मिलेगा साहित्य, एक थीम मिलेगा आपको चित्रकला, एक है धर्म, जिसमें कि क्योंकि आपके नोट्स में जिस तरह से चीज़ें दी गई हैं, वैदिक धर्म को इसी में शामिल कर लिया गया है, वैदिक सभ्यता में ही शामिल कर लिया गया है। लेकिन मैं इसको यहाँ से सेपरेट करूँगा, मैं चाहूँगा कि धर्म सब एक साथ रहे, ठीक है ना। उसी तरह से स्थापत्य कला की जो भी बात होगी तो क्या रहे, सब एक साथ रहे। तो थीमेटिकली कुछ चीज़ों को जो कि आपके इस वाले सेक्शंस में दिए गए हैं, मैं यहाँ से छोड़कर किधर लेकर आऊँगा, इधर लेकर आऊँगा रिवाइज कराते समय। ये बात समझ में आ रही है आपके? फिर धर्म में दो आपको बुकलेट मिलेगी, दो नोट्स हैं। एक में तो भक्ति और सूफी से पहले का है, यानी कि प्राचीन काल में, और फिर उसके बाद से भक्ति और सूफी जो मध्यकालीन विशेषताएं हैं। यानी कि धर्म में हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 ये दोनों कवर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद से जैसे कुछ और चीज़ें हैं, मूर्तिकला हो गया, चित्रकला हो गया, साहित्य, स्थापत्य हो गया, धर्म हो गया, ये मूल चीज़ें कवर हो गई। फिर उसके बाद जैसे कुछ नाटक है, ठीक है, पपेट्री है, कुछ इस तरह के माइनर थीम्स भी शामिल किए गए हैं आपके लिए। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मतलब पपेट्री की हिंदी आप बताएंगे मुझे क्या होती है, बता दीजिए। कठपुतली, कठपुतलियों का, ठीक है। कुछ तो सिलेबस क्या है ना कि यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किए हैं और कुछ सिलेबस मार्केट ने हमें बताए हैं। मुझे लगता है ये कठपुतलियों पर आज तक प्रश्न आया नहीं है, लेकिन हम कठपुतली बन के इन कठपुतलियों को रटते चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें बाजार के लिए भी करनी ही पड़ती हैं, करनी भी चाहिए। प्लस यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकती है, बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। हमारी क्षमताएं सीमित हैं, हमारी क्षमताएं, और अक्सर ऐसा होगा अगर आप सरकार में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपके संसाधन हमेशा सीमित ही रहेंगे। तो कम संसाधनों से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो देता है वही अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कम समय में जो दूसरों से बेहतर तैयारी कर ले उसी की तैयारी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। थोड़ा सा मैं यहाँ लिबर्टी लेना चाहूँगा कि ये तो स्कीम है जो कि हमारे साथ, मतलब इसमें मैं जोड़ दूँ ताकि आपको रिक्तता का अनुभव ना हो। क्या है उसमें? कठपुतली, ठीक है। उसमें फिर ये भी है नाट्य, नाट्य कला, ठीक है। संगीत, संगीत को तैयार करना बहुत आसान होता है नहीं, इसमें गाना ही तो होता है हमें,
सो कठपुतली है, नाट्य कला है, संगीत है, इस तरह से थीमेटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है जिसको कि हमारी टीम ने छोड़ा हो, ठीक है। और रिवीजन का मतलब ही है कि कॉम्प्रहेंसिव हो, बट ये है कि शॉर्ट हो और क्रिस्प हो। प्लस याद करने के कुछ तरीके होते हैं, याद करने के या रिकॉल करने के तरीके अगर हम कहें तो मैं आपको निमोनिक्स तो नहीं बनवाऊंगा, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि हमें स्टोरीज अच्छे से याद हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो नर कंकाल आपको मिला हुआ है, इसमें कुछ स्टोरी भर के इसको क्या बताऊँ आपके लिए थोड़ा सा रुचिकर बना दूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास का जो नेचर है और समय जिस तरह से उपलब्ध है उसमें मेरी भरपूर कोशिश तो रहेगी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी हो सकती हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनसे पहले कि इन टॉपिक्स को शुरू करें, क्यों नहीं मैं आपको एक ब्रॉडर पूरे इतिहास का फ्रेमवर्क ही दे दूँ। ये बात समझ गए ना? एक तरह से हमारा डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतिहास में कालक्रम का बहुत महत्व होता है, और जब ये मैं अपनी तरफ से एडिशन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, ताकि ये जो कुछ भी आपके लिए सुनिश्चित किया गया है इसकी प्रोसेसिंग आप बेहतर तरीके से कर सको। तो अगर हमें यह बोध हो कि चीज़ क्या है, कहाँ पे है, कब है, और बाकी चीज़ों से उसका संबंध क्या है, समय में उसकी स्थिति क्या है, स्थान में उसकी स्थिति क्या है, तो चीज़ों को मन ही मन रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम में से कोई जेरोक्स मशीन नहीं है, तो अगर आप अपना आकलन इस क्षमता के आधार पर करेंगे कि कितना याद है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये अंतिम समय में कहाँ कॉन्फिडेंस आने के, तो कॉन्फिडेंस टूट ही जाएगा, ठीक है। इसलिए रिक्त स्थान को भी नहीं भरना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस देते हैं ना, यूपीएससी को धन्यवाद देते रहना है, हमें अपनी जागरूकता बढ़ाते चलनी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। आप ये समझो कि ये पूरा बोर्ड जो है यह भारत है। कोई दिक्कत तो नहीं है पूरे बोर्ड को भारत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप को कितने खंडों में बांटते हैं? प्रायः 2 खंडों में बांटते हैं, उत्तर और दक्षिण। लेकिन कभी कभी एक तीसरा खंड भी निकाल लेते हैं, जो उत्तर वालों के लिए दक्षिण होता है, दक्षिण वालों के लिए उत्तर होता है, और दोनों मिलजुल कर उसको दक्कन बुलाते हैं। ऐसा है ना? ठीक है। ये भौगोलिक पृष्ठभूमि से एक तरह से आपकी रिवीजन शुरुआत हो गई। आपके जो पहला चैप्टर है उसमें जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की शक्तियां उभरती हैं। तो उसी का फायदा उठाकर मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ जो दिए गए हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि जितने भी राजवंश आते हैं या जो भी ऐतिहासिक प्रवृत्तियां उभरती हैं उसको उसके अनुसार समझ लिया जाए। तो आप ये समझिए कि ये बोर्ड भारत है और भारतीय उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक को हम कहेंगे दक्षिण, दूसरे को कहेंगे दक्कन, और तीसरे को कहेंगे उत्तर, और ये जो बच गया इसको हम लोग मान लेंगे कालक्रम। नहीं, कुछ और मानने की जरूरत नहीं है, कालक्रम, क्रोनोलॉजी। तो कुछ एक रूपरेखा उभर रही होगी कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ें वैसे भारत के इन 3 क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रवृत्तियां कौन सा रूप लेती हैं। अगर हमारे पास एक टाइम लाइन हो इन सभी क्षेत्रों का शुरू से लेकर आखिर तक, तो बहुत सारी जानी हुई चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, और बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियां, समझते हैं ना, कभी कभी ध्यान नहीं आता, पता तो है लेकिन कब कहाँ किधर अंतर संबंधों पर ध्यान नहीं जाता, वो सुलझने के चांस होंगे। तो इतिहास की शुरुआत कब से होती है? मैं चाह रहा हूं कि सबसे पुराना अतिथि लिया जाए, समय का कोई अंश छूटे नहीं। भूगोल तक नहीं जाना, भूगोल तक जाएंगे तो फिर तो आपको पता है ना कि समय असीमित है, समय असीमित हो जाएगा ना। तो जब से संस्कृतियों का निर्माण होने लगा, आप कह सकते हैं इतिहास तभी से शुरू होता है, क्योंकि इतिहास संस्कृतियों का अध्ययन है, और संस्कृति हर वो चीज है जो मानव निर्मित है। इसका मतलब है कि इतिहास का पूरा संबंध मानव से है, ठीक है। और मानव निर्मित चीजें 2 ही तरह की होती हैं, एक तो भौतिक जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और दूसरी वैचारिक भावनात्मक जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे अनुभव भी क्या है, हमारे मस्तिष्क में ही तो विकसित होते हैं, वो भी तो मानव निर्मित ही है। तो पत्थर का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा था, वह प्रकृति का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही उसको उठाकर क्या बना लिया गया, उपकरण
बना लिया गया, वहाँ से संस्कृति की शुरुआत हो गई और पत्थर के उस आरंभिक उपकरण से आज के इन उपकरणों तक हम पहुँच गए हैं। और ये सब किस पक्ष को दर्शाते हैं? हमारे सांस्कृतिक विकास के भौतिक पक्ष को, तकनीकी पक्ष को दिखाते हैं। उसी तरह से कभी राज्य की संकल्पना नहीं थी, आज वैश्विक सरकार की भी बात हम करने लगे हैं। ये भी क्या है? धीरे धीरे हमारे मन में ही तो इस तरह की धारणाएं पैदा हुई हैं। पहले हम किसी को गुलाम बनाकर बेच देते थे 20 रुपये में, ठीक है, और आज हम पशुओं के अधिकार की भी लड़ाई लड़ते हैं। ये क्या है? जैसे जैसे तकनीकी तौर पे हमारा विकास हुआ है, वैसे वैसे वैचारिक स्तर पर भी हमारा लगातार विकास होता रहा है, नैतिक स्तर पर भी हमारा विकास होता रहा है। हर क्षेत्र में एक प्रारंभिक अवस्था है और एक बाद की अधिक विकसित अवस्था है, लेकिन चूंकि वो बाद की है, जरूरी नहीं एक अधिक विकसित हो। कभी कभी इतिहास उल्टी धारा भी चलने लगता है। हम सब भारतीय हो सकते हैं, हम सब सुधारक हो सकते हैं, लेकिन हमें से बहुत कम लोग राजा राम मोहन राय की तरह होंगे। तो ये नहीं कि हम समय में बाद में पैदा हुए तो हम उनसे अधिक सुधारवादी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मिला जुला कर ग्राफ ऊपर ही जाता है। इसका शेयर मार्केट वाला हिसाब किताब है। हर पुरानी पीढ़ी को शिकायत रहती है कि नई पीढ़ी पतन की ओर जा रही है, लेकिन इतिहास खुद पतन की ओर अभी नहीं गया है। 2-4 विश्व युद्ध भले हम लोगों ने लड़ लिए हैं, वो अलग मसला है, लेकिन अभी भी अगर विश्व युद्ध के पहले की स्थिति देखें और विश्व युद्ध की बाद की स्थिति देखें तो हम अधिक सुखी, अधिक संपन्न हैं कि नहीं? ऐसा ठीक हो सकता है कि तीसरा लड़ने के बाद भी हम लोग और सुखी हो जाएं, ठीक है, जिसके आसार कभी कभी दिखने लगते हैं तो थोड़ी घबराहट भी होने लगती है। तो मैं आपको, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत पुराने समय को बहुत प्रिसाइजली हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो अलग अलग किताबों में जो अलग अलग सूचनाएं मिलती हैं, जिनको लेकर हम भावुक होते रहते हैं कि 1 लाख की 2 लाख, दोनों मान लीजिए, ठीक है, असल मुद्दा है क्रमबद्धता का। तो ध्यान एग्जैक्ट फिगर पे मत रखिएगा कि यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ और वहाँ उसमें क्या लिखा हुआ है, बाहर किताबों में आपने क्या पढ़ा है। मान लीजिए कि 2 मिलियन ईयर्स अगो ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, 2MYA, इतनी तो अंग्रेजी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब कितना हो गया? 20 लाख लगभग, ठीक है ना, से लेकर 10,000 मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया है, BP। यहां BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। प्रेजेंट को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने एक समय तय किया है। वह क्या है कि पिछली शताब्दी जो बीती है, शायद आप में से कुछ लोगों का संबंध हो पिछली शताब्दी से, मेरा तो निश्चित तौर पे है, ठीक है, बाकी आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनका पिछली शताब्दी से संबंध होगा। अरे अभी 24 ही तो है, हाँ, तो इतना पुराना कहाँ हुआ? तो उसमें 1950 उसका मध्य, अगर बहुत प्रिसाइज कैलकुलेट करना होता है तो 1950 को हम वर्तमान मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि वर्तमान, अब आप देखिए कि वर्तमान को जिसे हम वर्तमान मानते हैं उसे भी बीते हुए 75 साल हो गए। अब आप समझ सकते हैं इतिहास में समय का खेल किस तरह का है। तो इसके बीच में क्या अवस्था थी? तो पहले हम लोग सांस्कृतिक प्रगति पे ध्यान देंगे, फिर बाद में राजनीतिक प्रगति पे ध्यान देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो उत्तर भारत में इस समय हमें दिखाई देती हैं प्रागैतिहासिक अवस्था दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक अवस्था वह अवस्था है जिसमें हमें लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक अवस्था उस अवस्था को कहते हैं, ये सब रिवीजन का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, उस अवस्था को कहते हैं जिसमें लिपि का ज्ञान तो था लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक जो युग जिसे कहते हैं उसका मतलब है कि लेखन कला का ज्ञान उन्हें था और हमें उनकी लेखन कला का भी ज्ञान है। यानी कि किसी भी संस्कृति की ऐतिहासिक स्थिति कि वह प्रागैतिहासिक है कि आद्य ऐतिहासिक है, वो बहुत कुछ हद तक जानकारी के स्रोतों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वो हमारी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और इसको हम विकास की अवस्थाओं के रूप में देखेंगे, समय और कालखंडों के रूप में नहीं देखेंगे कि विकास की अवस्थाओं में कुछ विशेष तरह के गुण दिखाई देते हैं। तो प्रागैतिहासिक अवस्था में हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है? हमें यहाँ पर इस पूरे काल में 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10,000 BP तक जो प्रागैतिहासिक अवस्था है उसको हम कह सकते हैं पाषाण, बल्कि पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। पूरा पाषाण को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक की 3 सांस्कृतिक दशाएं मानी जाती हैं।
जिसको लोअर, अपर और मिडिल कहा जाता है। लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर सबसे पुराना, मिडिल बीच का ट्रांजिटरी फेज, अपर उसके बाद का। ये तीनों सांस्कृतिक अवस्थाएं इसी कालखंड के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में भी विकसित होती हैं। कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, हम लोग बाद में देखेंगे जब इनका विस्तार देखेंगे। अभी फिलहाल इसको हम लोग समझते चलें। इस दक्कन में भी इस समय पूरा पाषाण ही चल रहा है, यानी कि वही दशा कंटिन्यू कर रही है। यानी कि अभी किसी क्षेत्र को किसी तरह का किसी दूसरे पर मतलब बढ़त हासिल नहीं है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक अवस्था है, लेखन कला यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पर भी जो संस्कृतियाँ हैं वो क्या है, पूरा पाषाण है। और यही अवस्था यहाँ पर भी है। इसको ना प्रागैतिहासिक को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्योंकि यह व्याख्या को दर्शाता है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक अवस्था दिखाई देती है, और यहाँ पर भी क्या है, पूरा पाषाण है। पूरा पाषाण की क्या विशिष्टताएं हम लोग देखेंगे। चाहूँ तो मैं यहीं पर आपको बता सकता हूँ, यहीं पर रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको अलग टॉपिक के तौर पे ले लेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि पूरा पाषाण कालीन जो विशिष्टताएं हैं उनमें जलवायु बहुत ही शुष्क और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, शीत था। संसाधन बहुत ही सीमित थे, और मनुष्य अभी विकास की अवस्थाओं से गुजर रहा था। आधुनिक मानव का अभ्युदय इसके आखिरी दिनों में होता है। और इस पूरे काल में हम क्या बने रहे, शिकारी बने रहे। शिकारी तो हम लोग अभी भी हैं, लेकिन चलिए शिकारी हैं भाई, ऐसा क्या है, ठीक है। लेकिन उस समय ज्यादा शिकारी थे, ठीक है। तो उस समय हमारे जीवन का आधार शिकार होता था। आज जीवन का आधार नहीं, आज मनोरंजन का आधार हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से पशुपालन, जिसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन शिकारी रहे। खाद्य संग्राहक एक अवस्था होती है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं अपना, ठीक है। फिर उसके बाद से एक अवस्था क्या होती है जिसमें कि हम मृत जानवरों के मांस के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी अवस्था में हम बने रहे थे। यानी कि इस लंबे कालखंड में उत्तर हो, दक्षिण हो या दक्कन हो, यही सांस्कृतिक अवस्था देखने को मिलती है। यह बात समझ में आ रही है आपको। अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना पूरा कालखंड कवर कर लेंगे। और इससे पहले कि उन राजवंशों की और उन राजनीतिक शक्तियों की बात करें, उनको एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ये बात समझ गए। दूसरा कालखंड अगर हम चुनते हैं तो 10,000 बीपी से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि थोड़ा पहले से करें, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं 15,000 बीपी से लेकर, ठीक है, 15,000 बीपी से लेकर अराउंड, इसको 10,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इसको 15,000 रखिए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं, श्रीलंका में तो और भी पुराने, ठीक है ना, से लेकर लगभग 5,000 बीपी तक। अभी बीपी से ही काम चला रहे हैं हम लोग। इस अवस्था को यहां पर मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण। और यहां पर भी जो अवस्था है वो क्या है, मध्य पाषाण ही अवस्था है। और यहां पर भी अवस्था मध्य पाषाण है। मध्य पाषाण को अंग्रेजी में कहते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक, यहां पर भी मेसोलिथिक। एज ए टॉपिक हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल बता दूं कि इस समय जलवायु परिवर्तन होते हैं, नए तरह के संसाधन उपलब्ध होते हैं और पशुपालन का प्रारंभ होता है, ठीक है। यह बहुत ही एक ऐसी विकास की दशा है जो बहुत ही छोटी दशा है, मतलब संक्रमण का काल इसको मान सकते हैं। किसके किसके बीच में, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में, ठीक है। और उस दौरान बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जब भी होंगे तो जीवन शैली में बड़े परिवर्तन होंगे। आज देख लीजिए कि जलवायु का संकट अभी है, आशंकित है हम लोग, तो हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है कि नहीं उसके अनुरूप, ठीक है। तो चलिए, हमारे लिए तो यह जलवायु परिवर्तन समस्याएं लेकर आ रहा है, लेकिन जब इससे पहले हुआ था इस जमाने में जलवायु परिवर्तन, तो वह समस्या लेकर कम आया था, वह संसाधन लेकर ज्यादा आया था, ठीक है। नए नए तरह के फसल, नए नए तरह के जीव जंतु इत्यादि पैदा हुए थे, और हम इस अवस्था में जीते रहे बहुत दिनों तक। अब इसके बाद इसको मैं ना बीपी को बीसी में बदल दूंगा, बिफोर क्राइस्ट जिसे आप कहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो 2000 जुड़ जाएगा ना उसके
या जुड़ जाएगा या निकल जाएगा, क्या होगा आप बताएं? जुड़ जाएगा। तो चलिए 5000 बीपी बिफोर प्रेजेंट को थोड़ा सा और ओवरलैपिंग टाइम हम लोग लेंगे। आप में से किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 15,000 कैसे हो गया? ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी भी इतिहास के किसी भी कालखंड में हमें समय विभाजक रेखाएं जो भी मिलती हैं वो ओवरलैपिंग होती हैं। वो ऐसा नहीं कि आज से हम लोग पैलोलिथिक थे, आज चलिए मिलकर तय करते हैं कि आज के बाद से हम लोग मेसोलिथिक हो जाएंगे, ऐसा कहाँ होगा? ठीक है, दादा बाप और बेटे 3 जनरेशन है ना, ये 3 अलग अलग जनरेशन है, लेकिन ऐसा वक्त होता है ना जिसमें तीनों साथ जी रहे होते हैं। तो ऐसा ही है कि पैलोलिथिक अभी चल रहा है, मेसोलिथिक की शुरुआत कहीं पे हो गई, कहीं पैलोलिथिक और दिनों तक चलता रहा। इसलिए संक्रमण के काल आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे, तो इसको लेकर किसी तरह की कोई दुविधा मन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बीपी बिफोर प्रेजेंट, ठीक है ना, यानी कि 1950 या आप मान के चलो कि 20वीं शताब्दी, ठीक है। और बीसी होता है कि जब जीसस क्राइस्ट के टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज से पहले, मतलब अगर हम कहें कि 3000 बीसी, तो आज से कितना कितना बीपी हो गया? 5000 बीपी हो गया। 3000 बीसी 5000 बीपी हो गया, क्योंकि 3000 जीसस से पहले और जीसस को हुए 2000 साल हो गए, तो उस 3000 में इस 2000 को जोड़ देंगे, हो गई बात खत्म, ठीक है ना। तो अब यहां पर ले लेते हैं 7000 बीसी, हमने कन्वर्ट कर दिया। 7000 बीसी का मतलब हुआ 9000 बीपी, उसी कैलकुलेशन पे जिस पे अभी हम लोग चल रहे थे, से लेकर करीब करीब हम मान सकते हैं कि 1500 बीसी तक, ठीक है ना। जो विकास की अवस्था है उसको कहते हैं नियोलिथिक, नवपाषाण, यानी कि नियोलिथिक। यहां पर भी क्या है? नवपाषाण है। यहां पर भी इंग्लिश एक ही जगह लिखूंगा मैं, ठीक है ना, अगर रिपीट होगा तो। नवपाषाण देख लेंगे कि इसमें क्या होता है, लेकिन फिलहाल बता दूं कि यह बहुत ही मतलब पाषाण युग की यह सबसे उन्नत अवस्था है, जिसमें हमने अस्थाई जीवन जीना शुरू किया, जिसमें हमने पत्थर के बड़े सुगढ़ और गढ़े हुए हथियार प्रयोग किए, जिसमें हमने कृषि करना शुरू किया, जिसमें हमने चाक का प्रयोग, जिसमें हमने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। पशुपालन तो खैर पहले आ चुका था, लेकिन अब और अधिक पशुओं को पाला जाने लगा था, यह वह अवस्था है, ठीक है। यानी कि 1500 बीसी तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में नवपाषाणिक सांस्कृतिक अवस्था आ चुकी थी, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो हमारा कालखंड है फिर से ओवरलैपिंग होगा। हम लेते हैं 3500 बीसी से लेकर अराउंड 500 बीसी। यहां पर भी संक्रमण वैसे ही है, आप समझ सकते हैं। और ये जो सांस्कृतिक अवस्था है इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे, जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले हमें दिखाई देगा ताम्र पाषाण। और ताम्र पाषाण में क्या है कि सिंधु पूर्व, मतलब सिंधु सभ्यता से पहले के कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं जो सिंधु सभ्यता के उत्थान की पृष्ठभूमि सुनिश्चित करती हैं। और फिर उसके बाद यहीं पर आ जाता है कांस्य युग भी। जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं ना 3500 से, वैसे विकास की अवस्था कांस्य युग। और कांस्य युग में हमें क्या दिखाई देती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और इसकी जो भी विशिष्टताएं हम जानते हैं, चाहे नगरीकरण हो, दुर्गीकरण हो, ठीक है, नालियों की बनावट हो या सड़क हो, जो कुछ भी है वह उन सब का संबंध किसके साथ है? कांस्य युग के साथ है, जो कि एज ए टॉपिक हमने शामिल कर लिया है, ठीक है। फिर कांस्य युग का यहाँ पतन भी हो जाता है। 500 बीसी तक आते आते यहाँ सांस्कृतिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी होती है, नगरीकरण का दौर समाप्त हो चुका होता है, ठीक है। बड़े बड़े उस तरह के जो दुर्गीकृत नगर थे उनका भी दौर समाप्त हो चुका होता है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर भी हमें वह इसी के दिखाई देते हैं, ताम्र पाषाण। अब आपको लगेगा कि पहले ताम्र पाषाण, बीच में कांस्य और फिर ताम्र पाषाण, तो होता है भाई, ऐसा तो जीवन में भी होता है। साइकिल से आप पहुंचे मोटरसाइकिल पे, फिर मोटरसाइकिल बेच के फिर साइकिल पे, ऐसा होता है कि नहीं? इसी को तो उत्थान और पतन कहते हैं, ठीक है। उत्थान हुआ तो आपने साइकिल से मोटरसाइकिल, और जब पतन हुआ तो मोटरसाइकिल बेच के फिर से दोबारा साइकिल। तो जो व्यक्तिगत जीवन में होता है उस तरह का काम जो है वो इतिहास में भी होता रहता है, ठीक है।
व्यक्तिगत जीवन में तो इसको हम असफलता मान लेते हैं, इतिहास में इसको हम क्या मानते हैं? विकास की, हाँ, विकास की रेखा आप कह सकते हैं। उत्थान पतन, आपने भी सुना होगा कि ये तो सृष्टि का नियम ही है। तो ये हो गया ताम्रपाषाण। अब यहां पर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को चलने दीजिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग वैदिक इसमें शामिल अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम समझते हैं कि यह वह काल था जब यहाँ पर ताम्रपाषाण और एक उन्नत अवस्था आती है, फिर उसके बाद से फिर से ताम्रपाषाणिक अवस्था आ जाती है। और जब ये सब कुछ इधर हो रहा होता है तो उस समय दक्कन में क्या स्थिति होती है? दक्कन में नौपाषाण चलता है और काफी दिन तक चलता है, ठीक है। लेकिन 1500 के आसपास, जबकि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा होता है, यहाँ पर एक अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक अवस्था। अब आप बताइए हमें खुद कि भारत का कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक विकास की प्रगति के दौर में बढ़त ले चुका है? उत्तर ले चुका है। शायद स्थल मार्ग से संपर्क विश्व के बाहरी क्षेत्रों से पहले स्थापित हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया यहाँ पर अधिक प्रबल थी, शायद ये वजह थी। नए समूह आते रहे, आर्यों का समूह भी एक ऐसा ही समूह है जिसके बारे में बात करने ही वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर नौपाषाण ही चलता रहा, और यहां नौपाषाण से जो परिवर्तन होता है सांस्कृतिक, वह परिवर्तन थोड़ा अलग ढांचे का है। और ये सब पीटी के सवाल बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन सा सांस्कृतिक चरण किस क्षेत्र में पाया गया है, किस क्षेत्र में नहीं पाया गया है। तो इसमें से जैसे प्रश्न ऐसे पूछते आपसे अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक चरण दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलता, तो दक्षिण भारत में कांस्य युग देखने को नहीं मिलता, और दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण भी देखने को नहीं मिलता। दक्कन की बात नहीं हो रही है, सुदूर दक्षिण की बात हो रही है। हालांकि कहीं कहीं तांबे के उपकरण बाद के दिनों में मिले हैं, लेकिन तांबे पर आधारित किसी युग की कल्पना जिसको हम ताम्र युग कह सकें, यह दक्षिण भारतीय इतिहास में नहीं की जाती। तो यहां पर नौपाषाण के बाद जो परिवर्तन हुए, वह परिवर्तन हुए महापाषाण। महापाषाण की चर्चा इसमें नहीं है, ठीक है, तो उसी के लिए तो हम लोग हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर पूरे प्रागैतिहासिक काल की चर्चा की जाए तो कितने तरह के सांस्कृतिक चरण हमें दिखाई देते हैं? 5। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण। महापाषाण को कहते हैं मेगालिथिक। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी कि 500 बीसी तक आते आते अगर हम भारत के सांस्कृतिक विकास की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति थी लगभग सभी क्षेत्रों में। अभी एक चीज का ध्यान रखिए कि राज्य निर्माण कहीं नहीं हुआ है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विविधीकरण के साक्ष्य अभी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि उनके लिए जो अनिवार्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जैसे स्थिर जीवन, जैसे कृषि के ऊपर निर्भरता, जैसे अधिशेष उत्पादन, अधिशेष का असमान वितरण, संपत्ति की अवधारणा, क्षेत्रीयता की अवधारणा, आनुवांशिक परिवर्तन, ये अभी किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती, हमें देखने को नहीं मिलती। हो सकता हो कि विकास हुआ हो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि इतिहास का ज्ञान तो साधनों के ऊपर आधारित है। अगर साधन नहीं है, हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। ये बात समझ गए? उसके बाद से हम लोग एक समय लेंगे 1500 बीसी से फिर से 500 बीसी तक। ये समय में कोई दूरी नहीं, समय वही है, यही कालखंड, इसी कालखंड का एक फ्रेगमेंट हम लोगों ने यहां पर लिया है। लेकिन इस समय तक आते आते उत्तर भारत में सांस्कृतिक विविधता बढ़ जाती है, और यहां पर हमें कौन सी सभ्यता दिखाई देती है? वैदिक सभ्यता दिखाई देती है। चूंकि हमें इसके लिए साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, हमारी जानकारी अधिक स्पष्ट है, तो हमें और भी प्रवृत्तियां यहां से दिखाई देने लगती है। यानी कि एक समय था कि जब वैदिक सभ्यता और इसके सांस्कृतिक गुण किसके साथ मिल रहे थे? सिंधु सभ्यता का तो पतन हो चुका था, लेकिन उत्तर भारतीय क्षेत्रों में जो भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थीं, ये आपस में मिलजुल कर भारत में एक साझी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, जिसमें कि तथाकथित आर्यों के तत्व भी शामिल थे, और जिसे आज हम द्रविड़ तत्व कहते हैं वो तत्व भी शामिल थे। अगर द्रविड़ तत्व ना भी कहें तो गैर आर्य तत्व तो कह ही सकते, ठीक है। अथर्ववेद का नाम सुना होगा आपने। अथर्ववेद में आर्यों के साथ साथ गैर आर्यों की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी परिलक्षित होती हैं कि नहीं, ठीक है। पत्थर पे कौन जीता है वैसे?
जीने का आधार, चूंकि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, उनके जीवन का आधार जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए जो अवशेष बचे हैं वो उनके पत्थर के उपकरण ही। और चूंकि हम अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, तो उससे कोई और अधिक प्रमुख चीज हमें नहीं मिलती है जिससे कि उनके जीवन के बारे में अनुभव लगाया जा सके। तो ये हमारा दृष्टिकोण है उनके बारे में। हाँ ठीक है ना, इस आधार पे, ठीक है ना। जैसे आने वाली नस्लें हो सकता है आज से 2000 साल के बाद अगर पलट के देखें और हमारे समय का इतिहास पढ़ें तो इसको कहें कंप्यूटर युग, ठीक है, इसको कहें एआई का युग। लेकिन आज के दौर में रहते हुए भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कंप्यूटर तो छोड़ दीजिए, बोर्ड चलाना नहीं आता, और मेरी तरफ मत देखो। ठीक है, तो ये सांस्कृतिक लैग तो हमेशा बना ही रहेगा, बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। ठीक है, हम में से एआई की बात हम लोग चाहे जितना भी कर लें, लेकिन मानव परिश्रम तो अभी भी ये चल ही रहा है। आज मजदूर दिवस भी है। ठीक है, आपने बधाई नहीं दिया, हमें देना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी दिहाड़ी मजदूर ही हैं। तो वैदिक सभ्यता, ठीक है, ज्यादा नहीं हंसना है, क्लास का नेचर ऐसा है कि हम लोगों को तुरंत तुरंत जंप मार के इधर आना है, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता इनके साथ साथ विकसित हो रही है और यहाँ पे साझी संस्कृति बन रही है लगभग 500 सालों तक, 1000 साल तक, 1500 से लेकर। जब ये सब कुछ इधर चल रहा है तो इधर क्या चल रहा है? इधर वही चलेगा, अभी कुछ भी नया नहीं है। ताम्र पाषाणिक इधर चलेगा और यहाँ पर क्या चलेगा? महापाषाणिक। ये संस्कृतियां आपको दिखाई देती रहेंगी। महापाषाणिक संस्कृतियां कह सकते हैं इनको। जब महापाषाणिक लिख दिया तो संस्कृतियां लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। अब आइए, अब इसके बाद हम समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक समय लेते हैं। अच्छा, यहीं पर क्या है कि उत्तर वैदिक काल में हमें यहां पर एक अलग सी प्रवृत्ति दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि एक तो साहित्यिक साधन मिलने लगते हैं, दूसरा सामाजिक विविधीकरण के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं, राज्य निर्माण भी है। तो यहां पर बाकी सब प्रवृत्तियों को छोड़कर हम राज्य निर्माण को यहां पर शामिल कर लेते हैं। पहली बार हमें प्राथमिक राज्य निर्माण दिखाई देता है, प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन। क्योंकि पहली बार हो रहा है इसलिए इसको प्राथमिक कहेंगे, प्राथमिक राज्य निर्माण की प्रवृत्ति। और इसमें हमें जो ये तो प्रवृत्ति है, जो दिखाई देता है वो ये है कि जो जन थे वो किस में बदल रहे हैं? जनपद में बदल रहे हैं। अब राजनीतिक इतिहास की शुरुआत यहां से कह सकते हैं। राजनीति तो बहुत पुरानी है, उतनी पुरानी जितने कि मानव अस्तित्व। राजनीति तो हर जगह होती है, लेकिन राज्य की संस्था, ठीक है, यह उतनी पुरानी नहीं है जितनी की राजनीति। इतिहास के विकास के क्रम में ही राज्य की संस्था का विकास हुआ है। और उत्तर भारतीय राजनीति में या उत्तर भारतीय जीवन में यह अवस्था उत्तर वैदिक काल में दिखाई देने लगती है, जब जन किस में बदलने लगते हैं? जनपद में बदलने लगते हैं, जब क्षेत्रीय पहचान होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर देखिए फिर से उत्तर लीड ले रहा है, जन से जनपद की तरफ बढ़ चुके हैं, जबकि यहां पर अभी भी क्या है? ताम्रपाषाणिक, यहां पर अभी भी महाअपाषाणिक। अब जो अगला समय है वो है 600 से लेकर 300 BC तक का। यह काल भी बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है इतिहास में। और यहां पर अगर हम समय में आगे बढ़े इन 300 सालों में, अब यहीं से आपका राजनीतिक इतिहास आप देख लीजिए। आपको जो मटेरियल शेयर किया गया कुछ ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर अब क्रमबद्धता देखिए कि 600 के आसपास हमें महाजनपद दिखाई देते हैं, महाजनपद का काल, ठीक है ना। नाम से ही स्पष्ट है, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, यानी कि और बड़े परिवर्तन। दिशा वही रहेगी। इतिहास में कभी दिशा निर्धारित होती है, वो पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और कभी दशा निर्धारित होती है। पीटी के लिए दशा और दिशा, अगर इन दोनों की समझ हो जाए तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं। जब भी कोई अधिक उन्नत या नवीन दशा दिखाई दे, महत्वपूर्ण होगा। जब भी इतिहास कोई नई दिशा ले, यहाँ पर नई दिशा ले रहा है, राज्य निर्माण क्या है? नई दिशा है। तो जन से जनपद नई दिशा है राज्य निर्माण की तरफ, और जनपद से महाजनपद राज्य निर्माण की दशा है। जबकि हमें और अधिक शक्तिशाली शासक दिखाई देने लगेंगे, और अधिक बड़े राज्य दिखाई देने लगेंगे। युद्ध की और क्षेत्रीय विजय की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी। शासक वर्ग का प्रभाव समाज पर पड़ता
चला जाएगा। शासक वर्ग अब सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षक के रूप में भी उभरना शुरू कर देगा। ठीक है, बुद्ध के काल में ये सब हो रहा था। राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ठीक है, उन यज्ञों में आहुति दी जाती थी और पुजारियों को या जो पुरोहित वर्ग था उसको भारी मात्रा में दान दक्षिणा वगैरह भी दी जाती थी। हाँ, सेकेंड अर्बनाइजेशन हम लोग को इसमें शामिल करेंगे, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को इसमें भी शामिल करके नहीं चल रहे हैं। वो अपने डिस्कशन में हम शामिल कर लेंगे, लेकिन चूंकि इतिहास को अक्सर देखने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखने की प्रवृत्ति। ठीक है ना। अब जब मौर्यों का काल था, उस मौर्यों के काल को हम लोग किसी और के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि उस समय के ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में और भी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन चूंकि एक पुराना बायस है इतिहास में कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको देखा जा रहा है, तो ये महाजनपदों का ही समय नहीं है, यह द्वितीय नगरीकरण का भी समय है। इसको लोहे का समय भी कहा जाता है अगर तकनीकी स्तर पर देखा जाए। ये बुद्ध का समय भी कहलाता है अगर वैचारिक स्तर पर देखा जाए। इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अपने डिस्कशन में तो शामिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ बोर्ड पर चूंकि स्थान सीमित है और बहुत सारे ऑप्शंस देने पर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ महाजनपद के काल ही से हम लोग मान के चलेंगे। प्लस हमारे मटेरियल में महाजनपद का ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसके साथ भी तो समानता बनी रहनी है ना। तो अब ये महाजनपद का काल है। कितने थे ये? 16 महाजनपद थे। 15 तो उत्तरी भारत में थे और एक दक्षिणी भारत में था। तो यहां पर भी महाजनपद की शुरुआत हो जाती है। प्लस ताम्रपाषाणिक, यानी कि ये जो परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र में, हो सकता हो कि इन परिवर्तनों में उत्तर भारत से बढ़ता संपर्क, इसी को तो संस्कृतिकरण या आर्यीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। उत्तर का बढ़ता प्रभाव, उसी तरह के परिवर्तन दक्कन में भी, उसी तरह के परिवर्तन फिर सुदूर दक्षिण में भी। ठीक है, फिर ताम्रपाषाणिक, और यहां पे क्या चलता है? महापाषाणिक। किस क्षेत्र में आपको स्थिरता दिखाई देती है? महापाषाणिक संस्कृति यहां पे चले जा रही हैं, और यहां पर अभी क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है महाजनपद की ओर। एक महाजनपद 16 महाजनपदों में, जिसको अस्मक कहते हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर था, पोताना जिसकी राजधानी थी, वह दक्षिण में है। बाकी 15 के 15 उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में भी उनका कंसंट्रेशन मुख्य रूप से गंगा की घाटी में, कुछ हिमालय की तराई में भी है, कुछ मालवा क्षेत्र में भी है, पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में भी है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस क्षेत्र में है? गंगा की घाटी में। आप समझ सकते हैं कि गंगा की घाटी की जो आर्थिक दशा थी, सामाजिक दशा थी, वह राज्य निर्माण के लिए अधिक अनुकूल थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की जो शक्तियां थी वो ज्यादा शक्तिशाली भी रहीं, क्योंकि उनके संसाधन अधिक विकसित थे। और अंततः हम देखते हैं कि राजतंत्रों की ही जीत होती है, और गणतंत्रात्मक जो व्यवस्थाएं थी वह व्यवस्थाएं उतनी सफल नहीं रह जाती, क्योंकि उनका आर्थिक आधार उतना समृद्ध नहीं था। वो हिमालय के तराई के क्षेत्रों में हुआ करती थी। तो इसके साथ ही इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद नहीं करेंगे, समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तो स्थिरता बने रहने दीजिए, लेकिन यहां पे परिवर्तन हो रहा है। महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध, आपका अगला टॉपिक देख लीजिएगा, वैसा ही है। मगध का उत्कर्ष होता है। इसके कारणों पर देखिए, आपके मटेरियल में काफी चर्चा की गई है। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, इसके राजनीतिक कारण, इसके सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण। तो ये हमारे लिए मगध का उत्कर्ष और इसका कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन मगध के उत्कर्ष को हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसी में से कौन आ जाता है? मौर्य साम्राज्य होता है ना। आकार दूं यहां पे? साम्राज्य, थैंक यू। ठीक है ना, मगध मौर्य साम्राज्य। तो ये मौर्य साम्राज्य बेसिकली ये मगध का ही साम्राज्य है। जब मौर्य वंश ने शासन किया तो इसको किस नाम से जाना जाने लगा? मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। 300 बीसी तक आते आते मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन मौर्य साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर अभी नहीं पहुंचा था। आपको पता है कि चंद्रगुप्त को माना जाता है कि 320-21 के आसपास, बीसी के आसपास वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। इसके साथ ही हम लोग इसको बंद कर देंगे। इस स्कीम को आप रिलेट कीजिए, जो स्कीम आपके क्लास नोट्स की है, जिसमें बनाया गया है, उसके साथ ओवरलैपिंग है ये। ठीक है, उसी को मैं अरेंज कर रहा हूँ क्रोनोलॉजिकली। ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर मेंशन्ड है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो 300 से लेकर 300 बीसी से लेकर 200 बीसी, ये सबसे छोटा कालखंड है हमारे लिए।
ठीक है, सिर्फ 100 साल हम लोगों ने कहीं नहीं लिया है। आप याद कीजिए हमारा पहला कालखंड कितना बड़ा था, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर कब तक का था, 10, और यहाँ सिर्फ 100 साल। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास तभी महत्वपूर्ण होता है जब परिवर्तन होते हैं, जब स्थिरता रहती है तो महत्वपूर्ण नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं मौर्य युग या मौर्य साम्राज्य। और जब मौर्य साम्राज्य उत्तर में होता है, यहां पर भी क्या होता है, मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्यों ने किनके ऊपर कब्जा किया होगा, सांस्कृतिक रूप से कम विकसित ताम्रपाषाणिक लोगों के ऊपर, जो कि मौर्यों की अधिक उन्नत सांस्कृतिक या राजनीतिक दशा का सामना नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, और जब मौर्य साम्राज्य दक्षिण की तरफ बढ़ता है तो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बनता है। यह सुदूर दक्षिण के भी कुछ इलाकों में इसको देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य प्लस। ठीक है ना। अब इनके साथ कौन लोग थे, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर महापाषाणिक तो रहेगा ही। अब महापाषाण और संगम के लोगों का क्या संबंध है, ये भी इतिहास में एक जटिल विषय है, उधर अभी हम लोग नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि संगम युग का प्रारंभ हो जाता है। संगम युग का प्रारंभ नंदों के काल में ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि संगम साहित्य में नंदों के धन की चर्चा की गई है, लेकिन कभी कभी बाद के साहित्यिक कार्यों में पहले की चीज़ों का उल्लेख मिल सकता है। तो वास्तविक रूप से संगम युग के लिए कौन सी क्रोनोलॉजी तय की जाए, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों को आमतौर पर संगम युग की शताब्दियों के रूप में देखा जाता है दक्षिण के इतिहास में, और कुछ लोगों के हिसाब से मौर्यों का कुछ काल भी उसके अंदर माना जा सकता है। ठीक है, अब संगम युग में क्या है कि अशोक के अभिलेखों में कुछ शक्तियों की चर्चा की गई है। ठीक है ना, उसमें चोल हैं, पांड्य हैं, चेर नहीं है। चेरों की जगह पर केरल, पुत्रिया, यह भी प्रश्न हो सकता है, एवं सतपुत्रिया, इस तरह की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहां पर भी अब राज्य निर्माण, यानी कि प्राथमिक राज्य निर्माण की दशा दिखाई देने लगती है। यानी कि उस तरह के परिवर्तन जिन्होंने उत्तर भारत में के उत्तर वैदिक काल में जन से जनपद की तरफ इतिहास को मोड़ा था, उसी तरह के परिवर्तन अब यहाँ पर होने शुरू होते हैं। वो परिवर्तन आमतौर पे कैसे होते हैं, क्षेत्रीय पहचान विकसित होती है, राजा की शक्ति बढ़ती चली जाती है, अनुमानसिक प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस कालखंड के लिए हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक, कोई बताएगा इसमें कितने साल हो रहे हैं, 500 साल हो रहे हैं। ठीक है, क्राइस्ट के टाइम से 200 साल पहले और क्राइस्ट के टाइम के 200 साल के बाद, तो टोटल कितने साल हो गए, 500 साल हो गए। ठीक है ना, ये एडी बीसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बाद वाला एडी, पहले वाला बीसी। अब इन 500 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, आप देखिए आपके टॉपिक्स इसमें कैसे कवर होंगे। 200 बीसी से हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन, इसके कारणों पर भी चर्चा हमें करनी है। मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसके ध्वंसावशेषों पर, ठीक है ना, कुछ स्थानीय शक्तियां उभरती हैं। खासतौर से मगध के क्षेत्र में जो लोग उभरते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, और मगध में तो कुछ नए राजवंश आते हैं। वो राजवंश इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि परंपरागत मान्यता के अनुसार ब्राह्मण शासन कार्य से नहीं जुड़े थे, लेकिन शुंग वंश का नाम आपने सुना होगा। तो मौर्यों के बाद मौर्योत्तर जो वंश आते हैं उसमें क्या हो जाएगा, इधर शुंग, किधर, उधर कैपिटल की तरफ, क्या पूरब इधर है ना हमारे लिए, ऐसे इधर शुंग हो गया। शुंग के बाद फिर से एक वंश आता है कण्व। ये ऑर्डर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि कब कौन कहाँ, किसके पहले किसके बाद। अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि पॉलिटिकल ऑर्डर के ऊपर है, कि कौन किस क्षेत्र में कब कहाँ, उस एतबार से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, लेकिन इस तरफ पश्चिम की तरफ, पश्चिमोत्तर की तरफ, ठीक है, विदेशी शासक समूह आते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी शासक समूह, फॉरेन रूलिंग ग्रुप्स। इनमें सबसे पहले वो होते हैं जिनको हम कहते हैं इंडो ग्रीक। फिर आपने सुना होगा पहलव, फिर सुना होगा शक, और फिर सुना होगा कुषाण। देखिए ये सारे आपके टॉपिक्स में हैं कि नहीं, मेंशन है ना सारे के सारे। ठीक है,
ये महाजनपद वाले में ही है, ये महाजनपद आपको जो मैटर दिया गया है उसमें ये सब एक ही हेडिंग के अंदर डाल दिए गए हैं, महाजनपद के अंतर्गत। हाँ, यवन, यवन, हिंद यवन भी कह सकते हैं इनको, इंडो ग्रीक को ही हिंद यवन भी कहते हैं। यवन शब्द सामान्य तौर पर प्राचीन भारत में विदेशियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, इसलिए खासतौर से ग्रीक ओरिजिन के लोगों के लिए। तो काली मिर्च का नाम सुना है आपने, काली मिर्च उनको बहुत पसंद थी, तो काली मिर्च का जो हमारे संस्कृति में नाम पड़ा हुआ था यवनिका, ठीक है, या यवन प्रिया, ठीक है ना, जो यवनों को अप्रिय हो, समझ गए। तो उनको यवन, एक दो शब्द, एक तो यवन शब्द, दूसरा एक और शब्द है मलेच्छ शब्द का नाम सुना होगा आपने, मलेच्छ शब्द का भी प्रयोग इस तरह से आजकल देखा होगा आपने, शब्दों पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं वो, ठीक है, कि इस शब्द का क्या मतलब हुआ। तो यवन शब्द का एक सामान्य सा मतलब क्या होता है, विदेशी, ठीक है ना। तो इंडो ग्रीक को आप चाहें तो हिंद यवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। तो उत्तर भारत में अब देख रहे हैं कि राजनीतिक एकता भी खंडित हो चुकी है, शक्तिशाली मौर्य शासकों के स्थान पर कमजोर शुंग और कण्व, प्लस इसी समय भारत में विदेशी शासक समूहों का आगमन, और उन शासक समूहों में लेकिन कुषाण सबसे महत्वपूर्ण थे, तो यहां पर हम लिख देते हैं कुषाण साम्राज्य। यानी कि उत्तर भारत में मौर्यों के पतन के बाद निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विकास हुआ, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे और उसमें ऑप्शन इस तरह से हो, गुप्त, सातवाहन, ठीक है, या कोई और दो, तो आपका उत्तर क्या होगा, कुषाण। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब ये सब कुछ इधर हो रहा था, उस समय इधर क्या हो रहा था, तो चूंकि मौर्य साम्राज्य इस क्षेत्र में भी था, तो मौर्य साम्राज्य का पतन यहां पर भी हो रहा था, मौर्य साम्राज्य का पतन। लेकिन यहां पर मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद हम एक देशी शक्ति देखते हैं, ठीक है ना, एक नया राजवंश देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, जो कि इनके समकालीन माने जा सकते हैं, किसके, कुषाणों के। तो बहुत दिन तक तो हमें पता नहीं चलता कि इधर क्या चल रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सातवाहन, और ये इनका शुंगों के साथ भी टकराव होता है, इनका कुषाणों के साथ भी टकराव होता है, मतलब सबके साथ इनका टकराव होता है। सातवाहनों के लिए पुराणों में आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वंश का इतिहास मुख्य रूप से इनके अभिलेखों पर ही निर्भर है, ठीक है, जिनकी भाषा क्या है, प्राकृत, संस्कृत नहीं है, उसकी भाषा अपराकृत है, ठीक है ना। सातवाहन को चलने दीजिए, 300 एडी तक हम मान सकते हैं कि इधर सातवाहनों का युग रहा। इधर हम देखते हैं कि प्रोपर संगम युग आ चुका है अब, और ये छोटे छोटे यहाँ पे थे, अब ये काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। यानी कि जनपद का जो संबंध था ना, महाजनपद का, कुछ वैसा ही यहाँ पर संबंध दिखाई देने लगता है। अनुवांशिक प्रवृत्तियां परिपक्व हो चुकी हैं, क्षेत्रीय पहचान विकसित हो चुके हैं, और अब हमें जो शक्तियां यहाँ पर मिलती हैं उनमें हैं चोल, अब चेर दिखते हैं यहाँ पे, और पांड्य। इनको संगमकालीन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इनका कालखंड समझ में आ रहा है, इनका क्षेत्र समझ में आ रहा है, इनके समकालीन कौन थे, और ये भी जिस तरह से यहाँ पर हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्राथमिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। सातवाहनों का प्राथमिक राज्य निर्माण नहीं है, क्योंकि सातवाहनों का क्षेत्र मौर्यों का अधीन रहा था, और माना जाता है कि यहाँ पर जो भी परिवर्तन हुए उसमें मौर्य के साथ संबंध ने उत्प्रेरक का काम किया, यानी कि बाह्य शक्तियों की भूमिका उसमें रही होगी। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आंध्र जो थे वह मौर्यों की नौकरशाही के हिस्सा भी रह चुके थे। तो ठीक ऐसी ही अवस्था थी जैसी अवस्था 18वीं शताब्दी में आती है। आपने पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध का उत्थान, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल, ठीक उसी तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण के क्षेत्र में सातवाहन। तो सातवाहन किसी नई व्यवस्था को नहीं, बल्कि पुरानी व्यवस्था से ही उभर कर सामने आते हैं। इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको हम प्राथमिक राज्य निर्माण न मानकर सेकेंडरी स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि द्वितीय राज्य निर्माण का उदाहरण मानते हैं। तो ये 500 साल, और 500 सालों में कितने टॉपिक्स आप तो समझ गए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद आप बताएं कि कौन सा काल हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, अगर इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते रहें तो। अभी गुप्त काल तक आएंगे, हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन देखिए कैसे। 300 एडी से 500,
नहीं, 550 तक छोड़िए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बड़े लोग हैं हम, थोड़ा सा बड़ा टाइम कवर करते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेरी तरह एम्बिशियस क्यों नहीं है? 800 तक, ठीक है ना। 500, 300 से 800, यानी कि फिर से दोबारा कितना, अगला 500 साल, ठीक है। हमें क्या करना है, क्रमबद्धता में देख लेनी है। ये कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बाद उभरता है गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य को हम लोग इतिहास में लोकेट कर सकते हैं, समय में भी, स्थान में भी। और जिस तरह से सातवाहन मौर्यों से संबंधित रहे थे, उसी तरह से माना जाता है कि गुप्तों का संबंध किसके साथ रहा था, कुषाणों के साथ रहा था। घुड़सवारी उन्होंने शायद कुषाणों के संपर्क में ही सीखी थी, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य चलता है, ये आप कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के मध्य तक चलता है। हालांकि 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक आते आते इसका पतन होने लगता है। गुप्त काल हमारे लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी, गोल्डन पीरियड मानने के बावजूद भी, आज तक हम लोग निश्चित रूप से उनकी राजधानी नहीं सुनिश्चित कर पाए कि उनकी राजधानी कहाँ थी। आपको भी पता होगा, ठीक है, लेकिन हल्ला गुल्ला बहुत होता है उनके बारे में, ठीक है। तो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनका राजनीतिक इतिहास बहुत मतलब जाना हुआ नहीं, हम कह सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त है और उसका एक अभिलेख है, अब जिसे प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इसे कहते हैं। और उसका एक मित्र है, कवि है, दोस्त है, जिसने दोस्ती का फर्ज निभाया है, नाम है उसका हरिसेन, और उसने पूरी प्रशस्ति लिख डाली है। प्रशस्ति का मतलब हम सब समझते हैं क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य के बाद क्या होता है, पतन होता है। अब यहां पर 4 प्रमुख शक्तियां उभरती हैं, छोटी छोटी शक्तियां उभरती हैं, बस उनको जान लेना है कि वो थी, ठीक है ना। जैसे पूरब के क्षेत्र में यहां पर, मतलब एक ही साथ उनका मैं नाम लिख देता हूं बड़े से ब्रैकेट में, कि एक और गुप्त उभरते हैं, ठीक है, जिनको उत्तर गुप्त कह सकते हैं आप। गुप्त वंश, यानी कि गुप्तों के बाद भी एक गुप्त है, ठीक है। उसी तरह से मौखरी नाम सुना होगा आपने, मौखरी वंश, ये यूपी में था कहीं, कन्नौज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसी तरह से मैत्रक उभरते हैं, कहाँ के, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। मैत्रक कब है, ये बल्लभी का क्षेत्र है, ठीक है। मैत्रक शासकों के बारे में प्राचीन साहित्य में मिलता है कि वो जो जूते पहनते थे उसकी जो नोक होती थी वो सोने के बने होते थे। अब आप सोचिए, ठीक है, लोगों के मुकुट सोने के बने होते हैं, उनके जूते की नोक सोने की बनी होती है। गुजरात शुरू से ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है, क्षेत्र वही था, कौन सा, मालवा गुजरात, बहुत मतलब व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए बहुत मशहूर है ना। तो मैत्रक वंश है। और फिर एक वंश ऐसा है जो कि इस समय के सबसे महान पुरुष को पैदा करता है, ठीक है, पुष्यभूति वंश, जिसमें पैदा होते हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को भी 2 प्रशंसक मिल जाते हैं, एक देसी, दूसरा विदेशी। देसी तो उनके दरबार में ही था, उसने उनकी बायोग्राफी लिखी, नाम था हर्षचरित, और लेखक का नाम था बाणभट्ट। और एक उस समय चाइनीज आता है भारत में घूमने के लिए, एक इससे पहले भी आ चुका होता है फाहियान, उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका नाम, चाइनीज नाम बदलते रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई, तो अब अंग्रेजी में तो और बदलते हैं। जब हम लोगों ने इतिहास पढ़ा तो हमारे लिए माओ माओ थे, माओ तसे तुंग थे, अब हो गए माओ जेडोंग, अब पता नहीं उनको कैसे बोलते हैं। उसी तरह से हुएन सांग भी कब वान चुआंग हो गए, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, वो अपना चलते रहने देते हैं, ठीक है। उसी तरह से वो एक नदी थी जिसमें माना जाता है कि चीन की सभ्यता विकसित हुई थी, क्या नाम था उसका, वांगो, वांगो यांगसी हो गई, कब पता ही नहीं चला। तो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो मैत्रक वंश, और ये है पुष्य भूति वंश, ये 4 राजवंश पैदा होते हैं। यूपीएससी ने ऐसी सवाल पूछ दिया कि कौन किसके पहले, इसके बाद कौन से लोग थे, ठीक है ना। इसमें पैदा होता है हर्ष। तो सबको छोड़कर गुप्त साम्राज्य के बाद अगर हमें किसी की बात करनी होगी तो किसकी बात करनी होगी, उसका वंश नहीं, हर्षवर्धन। एकदम उसका जो चित्रण मिलता है ना, फिल्मी चित्रण मिलता है। बाणभट्ट उसके बचपन की कठिनाइयों के बारे में बात करता है, और हुएन सांग उसकी जवानी की उपलब्धियों के बारे में बात करता है, और वो बताता है कि वो कितना बड़ा दानवीर था और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से मेंटेन करता था कि एक बुढ़िया भी सोने की गठरी अपने सर पे लिए आधी रात्रि को अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। कहाँ, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर,
घर के अंदर तो कोई सोने की गठरी लेके बैठेगा नहीं सर पे खामखा, सुरक्षित महसूस करने के लिए। और ये उसी किताब में, उस किताब का नाम है सी यू की, उसमें लिखता है कि इसको खुद 2 बार लूटा गया था, जबकि ये जबकि ये राजा का मित्र था, हर्षवर्धन के संरक्षण में था, यह सुरक्षित नहीं था, लेकिन वो बुढ़िया, ठीक है, आधी रात को सुरक्षित जरूर थी। ये बुढ़िया मुगल काल में भी दिखाई देती है। ये ऐसा नहीं है, ये सुरक्षित बुढ़िया सोने की गठरी के साथ, ठीक है, अभी ये घर के अंदर नहीं घुसी थी। क्योंकि इसकी बात वो भी करता है, अब्बास खान शेरवानी, ठीक है, करता है। हाँ, तो तारीफ करने के मानक होते हैं ना, ठीक है, कुछ मुहावरे या कुछ प्रचलित मान्यताएं विकसित हो जाती हैं। अब जैसे हम लोग भी तो कहते हैं ना, किसी ने अगर खाना अच्छा बना दिया तो लगे तो तुम्हारा हाथ काट ले, मन करता है। आज तक किसी ने काटा नहीं, नाखून भी नहीं उखाड़े किसी के, ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रतीकात्मक चीजें होती हैं। तो अब्बास खान शेरवानी अकबर के कहने पर शेर शाह सूरी का इतिहास लिखते हैं, और उस इतिहास में वो लिखते हैं कि शेर शाह के समय में भी कानून और व्यवस्था इतनी मतलब अच्छे से मेंटेन किया जाता था कि एक बुढ़िया, वही सोने वाली बुढ़िया, ठीक है, वो शेर शाह के ज़माने में भी सुरक्षित थी। अब हमें नहीं पता कि अब्बास खान शेरवानी खुद लुटाए थे कि नहीं लुटाए थे, लेकिन हर्षवर्धन तो लुटाता रहा और लिखता रहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन को ना चुनौती 2 तरफ से मिली, दक्षिण से मिली और पूरब से मिली। उसके 2 शत्रु कह सकते हैं, एक इससे लड़ने आया था और एक से लड़ने भाई साहब खुद गए थे, ठीक है। एक जो लड़ने आया था उसका नाम था शशांक। शशांक ये बंगाल का, गौड़ का शासक माना जाता है, और जिसे लड़ने गए थे वो यहां नहीं था, वो इधर था, ठीक है। उसका नाम था पुलकेशिन, वह था चालुक्य वंश, यानी कि सातवाहन वंश के बाद अगर दक्षिण में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन है। लेकिन इससे पहले भी एक वंश आता है जो गुप्तों के समकालीन है, उसको बस कुछ कामों के लिए जाना जाता है, वकाटक, वकाटक राजवंश। और भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना। वकाटक देखिएगा कि आपके नोट्स में टेबल बना के दिखाया गया इन सबको, ठीक है, कहीं आप पहुंचेंगे इस तरह के टेबल आपको देखने को मिलेगा। वकाटक, जब इधर ये सब कुछ चल रहा होता है संगम, तो दक्षिण के इतिहासकार मानते हैं कि एक युग आया जिसको हम कह सकते हैं अंधकार का युग, डार्क एज। इसलिए नहीं कि विकास नहीं हुआ, इसलिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है उस समय के इतिहास को जानने के। लेकिन इस समय ऐसे लोगों की बात होती है जिन्होंने उस समय के सभी स्थापित साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था, चोलों को नष्ट कर दिया, पांड्यों को नष्ट कर दिया, चेरों को नष्ट कर दिया था। और इनका जो नाम मिलता है वह मिलता है, इस तरह से लिखता है, कालभ्र, ये आते हैं। इनको उपद्रवी तत्व माना गया है, खासतौर से ब्राह्मण साहित्य में, जिन्होंने स्थापित विधि व्यवस्था का नाश कर दिया था, लेकिन अपनी व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। ये ठीक ठीक कुछ कुछ वैसे ही इनका प्रदर्शन होता है, जैसे कि एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें ना कुछ आक्रमणकारी दिखाए गए हैं ना, दिखाए गए हैं, हाँ, जिनके खिलाफ लड़ते हुए दोनों भाइयों को अपनी वीरता सुनिश्चित करनी होती है, कुछ उसी तरह के, ठीक है ना। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, इनके उपद्रव के काल को समाप्त किया किसने, पल्लव वंश ने। अब पल्लव वंश का इतिहास में आसानी से समझ सकते हैं। एक समय ऐसा आया जब पल्लव सुदूर दक्षिण में, चालुक्य दक्कन में और हर्षवर्धन उत्तर में। ये 8वीं शताब्दी का समय था। यहाँ हर्षवर्धन सबसे प्रमुख शासक है, और यहाँ पर सबसे प्रमुख शासक है पुलकेशिन, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड कहते हैं इसको, इससे पहले भी एक पुलकेशिन हुआ था जो संस्थापक था इस वंश का। और यहाँ पल्लव वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वह है नरसिंह वर्मन, जिसने कि उत्तर में आकर हर्षवर्धन को तो पराजित नहीं किया, लेकिन उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी किया, मार भी डाला, उसकी राजधानी बातापी को नष्ट भी किया, और बातापी कोंड की उपाधि ली। कोंड का मतलब नाशक, विनाशक, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कैसी अवस्था आ चुकी है भारत में, देख रहे हैं ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर अब क्या है कि यहीं पे खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, यहीं से मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। उत्तर में हर्षवर्धन के बाद फिर से एक बार विघटन का दौर होता है। अब कौन आते हैं वो मायने नहीं रखते, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन शीघ्र ही इधर पश्चिम की तरफ हमें दिखते हैं प्रतिहार, और इधर दिखते हैं पाल। यहाँ पर चालुक्यों के बाद दिखते हैं राष्ट्रकूट,
कूट पता नहीं मैंने सही लिखा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही कूट कर दिया, लेकिन ठीक है। बड़ी वाली ना, हाँ, राष्ट्र कूट, अब ठीक है। राष्ट्र कूट हो गया, और फिर इधर आते हैं चोल। और ये जो चोल हैं ये संगम चोलों से अलग माने जाते हैं। चोल यानी कि 8वीं शताब्दी तक आते आते भारत में 4 प्रमुख शक्तियों का उदय हो चुका था। उत्तर में 2 प्रतिहार एवं पाल, दक्कन में 1 राष्ट्रकूट, और सुदूर दक्षिण में चोल। चोल और राष्ट्रकूट आपस में अपने संघर्षों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रकूटों ने पालों से भी लड़ाई की, राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से भी की। पाल और प्रतिहार भी आपस में लड़ते रहे थे। कन्नौज इसका कारण था। इसी संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आप में से कुछ लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम सुना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहीं से प्राचीन युग समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जो भी प्राचीन टॉपिक्स आपके नोट्स में मेंशन किए गए हैं वो सब इसी हिसाब से क्या हो गया, संगठित हो गए आपके। उनको हम लोगों ने स्थान और समय के अनुसार अरेंज कर लिया कि नहीं कर लिया। अब इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मध्यकाल को भी कवर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और फिर सीधी सड़क होगी हमारे लिए, रुकना तो होगा नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सब लोग पढ़ लिख के यहाँ बैठे हैं, ठीक है। हमें उन्हीं बातों को जो हम जानते हैं एक बार और सुन लेना है, ठीक है ना, और कर्णप्रिय आवाज़ में सुन लेना है ताकि याद भी रहे, एग्जाम में याद आए। तो ये सुविधाजनक है। यहाँ इस क्लास का उद्देश्य आपको ज्ञान देना नहीं है, ठीक है। ज्ञान आपके पास है, हम ये मान के चल रहे हैं। कुछ अगर आपको नया मिल जाता है अच्छी बात है, ठीक है। बस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपके दिमाग में है उनको क्या किया, थोड़ा हिला डुला दिया जाए ताकि वो और एडजस्ट हो जाए। मकसद यही है। ये बात समझ गए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला बताइए कौन सा टाइम पीरियड लिया जाए। 800 टू, अब हुए आप मेरी तरह एम्बिशियस, ठीक है। हाँ, 800 टू 1200 एडी। और 800 से 1200 एडी के दौरान क्या होता है, ये प्रतिहार तो चलेंगे, इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। इधर पाल भी चलेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने उनको मध्य इनका उत्थान देखा था, लेकिन इनकी जो मुख्य ऐतिहासिक भूमिका है वह इस चरण में दिखाई देगी। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से 800 से 1200 के बीच का माना जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम शताब्दी में आगे बढ़ेंगे 800 से 1200 की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, तो प्रतिहार पाल पहले इधर अब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिहारों के बाद यहाँ पर बहुत सारे राजवंश उभरेंगे जिनको हम कहते हैं राजपूत राजवंश। यहाँ पर सेन वंश उभरेगा। और 1200 तक आते आते आपने सुना होगा 1191 तराइन की पहली लड़ाई, 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण होने लगा है कि नहीं। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से किसने तुर्की आक्रमणकारों का सामना किया था, तो उत्तर भारत में किसने सामना किया था, राजपूत राजवंशों ने किया था। और पूरब की तरफ किसने किया था, सेनों ने किया था। ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन तुर्की आक्रमण अभी दक्षिण की तरफ नहीं जाता है। दक्षिण की तरफ जाने में इसको लगभग 100 साल लगेंगे। उससे पहले दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण होगा उत्तर भारतीय क्षेत्रों में। आप कह सकते हैं कि उसके बाद से दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की चर्चा नहीं करेंगे। 1200 तक तुर्की आक्रमण की बात हम लोग करेंगे। जब ये सब यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि राष्ट्रकूट चले कुछ दिन तक, और राष्ट्रकूटों के बाद फिर हमारे सामने एक और चालुक्य वंश आता है, चालुक्य। और ये चालुक्य, इनकी राजधानी अलग थी, इनकी पहचान अलग है। इसको कल्याणी के चालुक्य कहते हैं, लेटर चालुक्य भी कहते हैं, ठीक है। परवर्ती भी कहते हैं ना, परवर्ती चालुक्य। और इधर चोल भी चलेंगे। चोल सबसे लंबे समय तक चलते हैं। आप कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक चोल चलते रहते हैं। और चोलों का संघर्ष अगर राष्ट्रकूटों के साथ चल रहा होता है तो यह संघर्ष चालुक्य के, कल्याणी के चालुक्य के साथ भी चलेगा। चोलों का संघर्ष तो खैर चालुक्य वंश पहले वालों के साथ भी चला था, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग 800 से 1200 की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह है भारतीय इतिहास 800 से 1200। राजनीतिक अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, स्पष्ट है ये।
हाँ, यहाँ पर मतलब बाद वालों से चला, पहले वाले से नहीं चलेगा। मैं इकोलॉजी की बात कर रहा था कि दक्षिण और दक्कन के बीच में, मेरे दिमाग में जो बात आई थी वो यही थी कि दक्षिण और दक्कन के बीच में ये इकोलॉजिकल कारण थे कि संघर्ष चलते ही रहे थे। तो जो भी उधर था, जो भी इधर था, उसके बीच में संघर्ष चली। इसको इस तरह से मान लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद से आइए अगला टाइम फ्रेम आप, अच्छा ये बोर्ड मैंने छोटा कर दिया ना थोड़ा। अब कौन सा समय लिया जाए? 1200 से 1200 से कब तक? 1200 से 1500 ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये एडी है। क्या हुआ इस पीरियड में भारत के इन 3 क्षेत्रों में? कुछ हुआ था? तुर्की आक्रमण यहां पर किस में बदल जाता है? दिल्ली सल्तनत में। आप देखिए कि आपकी एक पूरी बुकलेट दिल्ली सल्तनत के ऊपर, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत जब इधर है तो इस समय यहां पे क्या चल रहा है? चालुक्यों का अंत हो चुका होता है। इस समय 2 क्षेत्रीय शक्तियां उभरती हैं, उभर तो इधर ही जाती हैं, लेकिन चलिए उसको यही लिख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यादव वंश है और काकतीय वंश है, ये आपस में लड़ रहे हैं। और इधर चोलों के पतन के बाद यहां पर उभरते हैं 2, एक तो पांड्य हैं और दूसरा होयसल है। ये 4, यानी कि 13वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक ऐसी अवस्था है, 12वीं से आगे जब बढ़ेंगे तो 13वीं हो जाएगी, जिसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत और दक्षिण भारत में 4 प्रमुख शक्तियां, 2 दक्कन में और 2 सुदूर दक्षिण में, ये लगभग 100 सालों तक को एग्जिस्ट करती है। इसी बीच में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक होता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और उसका एक बहुत ही योग्य कमांडर होता है जिसका नाम है मलिक काफूर। ये सुन रखा होगा आप लोगों ने, जिसको कि गुजरात से खरीदा गया था। और अब दिल्ली सल्तनत, आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का आक्रमण, तो दिल्ली सल्तनत का आक्रमण दक्कन में किसने झेला था? यादव और काकतीय ने। इसको भी हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का आक्रमण, इसको भी किसने झेला था? और कमाल की बात ये थी कि जैसे उत्तर में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई ना, तराइन फर्स्ट, तराइन सेकेंड, ठीक है, या उसके बाद पानीपत, सुदूर दक्षिण में इस तरह की कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती है, खासतौर से उत्तर से अगर आक्रमण की बात करें तो। मलिक काफूर बहुत बड़ा विजेता माना जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसने इन चारों शक्तियों के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग कम किया था, कूटनीति का प्रयोग उसने ज़्यादा किया था, और बहुत सारे क्षेत्रों को तो उसने बिना लड़े ही जीत लिया था। लेकिन फिर भी इसको मलिक काफूर की और अलाउद्दीन खिलजी की दिल्ली सल्तनत के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी समुद्रगुप्त की तरह प्राचीन काल में एक व्यवहारिक शासक था, जिसको ये पता था कि सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों पर उत्तर से शासन नहीं किया जा सकता है, तो उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की ही नीति अपनाई थी। लेकिन उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह। वह महत्वाकांक्षी तो अपने पिता से भी ज़्यादा था, लेकिन योग्यता को उसके अंदर नहीं थी, ना ही राजनीतिक दूरदर्शिता थी। तो उस समय हम क्या देखते हैं कि उसने दक्षिण की ओर प्रसार की नीति अपनाई, यानी कि प्रत्यक्ष शासन के विस्तार की नीति अपनाई। इस नीति को बाद के तुगलक शासक भी परिवर्तित नहीं कर सके। आपने नाम सुना होगा गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और तुगलक शासन काल में, खासतौर से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, दिल्ली सल्तनत अपने क्षेत्रीय विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जब हम कह सकते हैं कि इधर भी दिल्ली सल्तनत और इधर भी दिल्ली सल्तनत, उन क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक करेंगे आप? व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था कि उत्तर को आधार बनाकर दक्षिण पर शासन किया जाए। तो क्या किया गया फिर? विद्रोह होने लगे, बगावत होने लगी, राजधानी परिवर्तन किया, बहुत तरह के प्रयास किए, लेकिन फिर भी संभव नहीं था। फिर दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू होता है अब, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दूसरी बार दिखाई देती है। पहली बार किसकी थी? मौर्यों की थी, ठीक है ना। गुप्तों का भी प्रत्यक्ष नियंत्रण दक्षिण में नहीं था। गुप्त साम्राज्य की सीमाओं में सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है। कुषाण साम्राज्य भी उत्तर भारत तक ही केंद्रित था। लेकिन दिल्ली सल्तनत मौर्यों के बाद पहली बार एक ऐसी व्यवस्था, हालांकि यह क्षणिक रही, क्योंकि इसका सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया और संभव भी नहीं था व्यवहारिक दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी एक अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दिखाई देती है।
यहाँ से फिर विघटन शुरू हो जाता है। दो शक्तियां उभरती हैं, एक विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना होगा आपने, और दूसरा विजयनगर और मदुरई। मदुरई, लेकिन फाइनली विजयनगर मदुरई को जीतकर खुद को साम्राज्य बना लेता है, तो वी हैव विजयनगर साम्राज्य। बहुत कम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, हमारे पास स्रोत भी बहुत ही सीमित है, ठीक है ना। विघटन की यह प्रक्रिया जब बढ़ती है तो दिल्ली सल्तनत का इधर से भी विघटन होता है, और जब इधर से विघटन होता है तो फिर कौन होते हैं इसमें, बहमनी। और इतिहास में बहमनी और विजयनगर का संघर्ष क्या है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कारण, इसके परिणाम, इसका चरित्र, इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती। विजयनगर चलता रहा लेकिन बहमनी का डिक्लाइन हो जाता है, और बहमनी के पतन के बाद जैसा कि अक्सर होता है कि कुछ क्षेत्रीय शक्तियां उभरती हैं बहमनी के ध्वंसावशेषों पर, और यहां पर जो उभरती हैं अब उनको कहते हैं दक्कनी सल्तनत। शॉर्ट में लिखेंगे तो दिल्ली सल्तनत जैसा दिखेगा, ठीक है, लेकिन हिंदी में नहीं दिखेगा क्योंकि हर शिकार नहीं है ना इसमें। दक्कनी सल्तनत, अंग्रेजी में डीएस डीएस लिखने पे दोनों हो जाता है, ठीक है ना। तो दक्कनी सल्तनत, अब इसमें आपने कुछ राज्यों का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर। ये तीन खास तौर से महत्वपूर्ण हैं, अहमदनगर, बीदर, बरार। समय यही है, 1500 से पहले इनका उदय हो चुका था, ये इधर चल रहा है। अब ये पतन की प्रक्रिया जो इधर से चली है, आपको लगता है कि दिल्ली सल्तनत उत्तर में स्थिर रह पाएगा? एक ऐसी अवस्था आई जब दिल्ली सल्तनत के हाल हो गया, ये दी और सल्तनत इतने में ही सिमट गया, ठीक है, शॉर्ट हो गया ना। प्लस क्षेत्रीय राज्य, और क्षेत्रीय राज्य बहुत सारे थे, उसमें से एक राजपूत राज्य था मारवाड़, मेवाड़ का राज्य बड़ा मशहूर था, राणा सांगा का नाम सुना होगा आपने। राणा सांगा ने दिल्ली के ऊपर भी अधिकार करने की कोशिश की, इस क्रम में आपको पता है कि बाबर को भी आमंत्रित किया था। प्लस जौनपुर का राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बंगाल अक्सर स्वतंत्र रहा था, ठीक है, मालवा में खलजी वंश। इस तरह के बहुत तरह के क्षेत्रीय शक्तियां पैदा हुई और दिल्ली सल्तनत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा, ठीक है। अब उसके अस्तित्व पर इधर से तो संकट नहीं आया, लेकिन 1500 तक ही इस इतिहास को रहने देते हैं, ठीक है ना, और बंद कर देते हैं। यह अवस्था आ चुकी थी दिल्ली सल्तनत की। यह है भारतीय इतिहास कब से कब तक, 1200 से 1500 तक। दिख रहा है ना आपको? अब बताइए कौन सा समय लिया जाए 1500 से? हाँ, सीधे निपटा ही देते हैं, ठीक है ना, बहुत हो गया। 1500 से 1800। अब आप खुद से अंदाजा लगाइए कि 1500 से 1800 की यात्रा जब हम करेंगे यहाँ पर, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली तक पहुँच जाएंगे कि नहीं? मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुँच गए। लॉर्ड वेलेस्ली इस समय क्या कर रहा है? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि प्रणाली। टीपू सुल्तान की पराजय, मराठों के साथ पहला युद्ध हो चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुकी है, ठीक है। कॉर्नवालिस आ चुका है, कॉर्नवालिस कोड लागू हो चुका है, परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना हो चुकी, ये सब हो चुका है ना। हाँ, तो उतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इसकी हम बात करेंगे कि एक ऐसी स्थिति है कि दिल्ली सल्तनत प्लस क्षेत्रीय राज्य, और यहाँ पर दक्कनी सल्तनत। पहले अवस्था देख लेते हैं, पहले 25 साल तक दक्कनी सल्तनत चलेंगी, और यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर विजयनगर चलेगा, अभी विजयनगर साम्राज्य चलेगा। यानी कि जैसे ही हम 13वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, सॉरी 16वीं शताब्दी में, ऐसी पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है। कभी कभी पृष्ठभूमि से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। अब मेंस के जैसे प्रश्न पीटी में भी आने लगे हैं, स्टेटमेंट वाले, व्याख्या वाले, तो कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुगल आक्रमण से ठीक पहले भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, या दिल्ली सल्तनत तुर्कों का आक्रमण से पहले भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपको दिल्ली सल्तनत क्षेत्रीय राज्य। अब क्या होता है, यहां पर होता है मुगल आक्रमण। कौन करता है? बाबर। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी फिर, अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें तो? दिल्ली सल्तनत के खिलाफ और उस समय उभरने वाले अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ। ठीक है, यानी कि अब कोई एक लड़ाई लड़कर किसी एक शासक को पराजित कर अब शासक नहीं बन सकते हैं, आपको विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों से सामना करना पड़ेगा, जो कि बाबर को करना पड़ा था। आपको पता है कि बाबर की 4 लड़ाइयाँ। फिर उसके बाद इसी बीच में क्या होता है, अब यहाँ पे इसको निपटा ही लेते हैं, क्रम देख लेते हैं, यहाँ पर विस्तार में नहीं जाना है। मुगलों के बीच में एक आता है शेर शाह सूरी, सूर साम्राज्य, और फिर मुगल साम्राज्य। यहीं पर हमारा इतिहास आके खत्म हो जाएगा। इसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है। ठीक है, इधर अगर दक्कनी सल्तनत की बात करें, दक्कनी सल्तनत चलेंगे, लेकिन इनके ऊपर भी क्या होगा, जब मुगल साम्राज्य होगा तो मुगल प्लस दक्कनी सल्तनत प्लस मराठा, एक यह स्थिति विकसित होगी। इधर विजयनगर का पतन हो जाएगा 1565, जो कि उसी समय का हिस्सा है। एक लड़ाई होगी जिसको कहते हैं तालीकोट की लड़ाई, बन्नी हट्टी की लड़ाई भी कहते हैं उसको। अकबर इस समय उत्तर भारत में अपने आप को संगठित करने की कोशिश कर रहा था। यह लड़ाई उसी समय हुई थी जबकि दक्कनी सल्तनत की सम्मिलित सेना ने विजयनगर को पराजित कर दिया था और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। यानी कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति विकसित होती है कि दक्कनी सल्तनत रहेंगे कुछ दिन तक, प्लस विजयनगर चलेगा कुछ दिन तक, प्लस पुर्तगीज भी आ चुके होते हैं इस समय तक। पुर्तगालियों को इसमें हम लोग शामिल इसलिए नहीं करते हैं कि आधुनिक भारत के तहत उनको शामिल कर लिया जाता है, तो पुर्तगालियों को यहाँ शामिल मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ की राजनीति में भी एक राज्य मैसूर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने लगता है वोडियार वंश के हिसाब से। ठीक है, और फिर अंततः क्या होता है, अंततः यहाँ पर भी मराठे अपना हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, और वह संघर्ष जो कभी दक्कनी सल्तनत और मराठों का था, मुगल मराठा संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। मुगल मराठा, और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि दक्कनी सल्तनत का अधिग्रहण के बाद यहाँ पर भी क्या है, मुगल प्लस मराठा प्लस मैसूर प्लस पुर्तगाली वगैरह जो चल रहे हैं। अंततः क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इधर भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़े ही दिनों के बाद इधर भी, और यहाँ तो उत्तर में अपने आप को बक्सर और पलासी के बाद पूरी तरह से स्थापित कर ही चुकी है। ये 1800 से लेकर जो इतिहास है अगले 250 सालों का, 200 सालों का, वह उपनिवेशवाद का इतिहास है। ठीक है ना? तो मैं आपको आधुनिक युग में नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो 200 साल का इतिहास है, 18वीं शताब्दी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों को पराजित कर चुकी थी। जो भी भारतीय शक्तियां थीं उनमें जो भी महत्वपूर्ण थे उनके ऊपर अपना नियंत्रण और प्रभाव स्थापित कर लिया था, और अब पारामाउंटेसी यानी कि सर्वोच्च सत्ता बनने के ताक में थी, और उसके इसी प्रयास को 1857 में चुनौती दी गई, जो कि परंपरागत तरीके से लड़ा जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय प्रतिरोध माना जाता है। फिर उसके बाद से भारतीय प्रतिरोध की प्रकृति बदली, और आधुनिक ढर्रे से हम लोगों ने आधुनिक विचारों पर आधारित आंदोलन किया, जिसकी परिणति स्वतंत्रता में भी हुई, जिसकी परिणति विभाजन में भी हुई। धन्यवाद।